कार्डियक अरेस्ट में तो समझिए घर पे हो गया तो नहीं बचेंगे आप। हार्ट अटैक इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन साउथ एशिया। मार्केट में मोर देन 50% जो पनीर आ रहे हैं वो सब नकली हैं। खाने वाला फिर खाए क्या? सबसे खतरनाक चीज हमारे लिए है फ्री शुगर्स, सिरप्स है, एरेटेड ड्रिंक, सारा बेकरी है, व्हाइट चॉकलेट। ये हमें 1100-1200 कैलोरीज चाहिए, ज्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं किसी न स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें अच्छा दिखना है, हमें बिल्कुल फिगर मेंटेन करना है, तो उसमें भी चीजें बहुत फर्क हो जाती हैं। तो हमारी डाइट का बैलेंस खत्म हो जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हर किसी को सोचने पे मजबूर कर रहा है और इससे जुड़ी हुई न्यूज़ आप हर रोज़ कहीं ना कहीं किसी भी मीडियम के थ्रू सुन भी रहे होंगे। और ये टॉपिक जो है वो है कार्डियक अरेस्ट और स्पेशली यंग पीपल इसका शिकार हो रहे हैं। रिसेंटली भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो इसके वजह से यहाँ पर जिनकी डेथ हो गई। तो रीज़न क्या है कि यंग जनरेशन में ये कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल से हमारे साथ इस वक्त इस पॉडकास्ट पे मौजूद हैं। चेयरमैन हैं इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉट में। वेलकम टू बातें अनलिमिटेड सर। थैंक यू। तो हमारा आज का टॉपिक ही यही है, कार्डियक अरेस्ट, और स्पेशली यंग पीपल्स जो हैं, यंग जनरेशन जो है उनको काफ़ी चपेट में ले रहा है। तो रीज़न क्या है इस वक्त कि काफ़ी यंग जनरेशन को कार्डियक अरेस्ट की न्यूज़ हम हर रोज़ सुन रहे हैं? देखिए, पहले हमें ये डिफाइन करना चाहिए कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों में क्या फ़र्क है। यस। कार्डियक अरेस्ट एक मैनिफेस्टेशन है बहुत सारी इलनेसेस का टर्मिनल इवेंट, एंड मेजरली दिस हैपन्स ड्यू टू रिदम एबनॉर्मलिटीज, जो कि एंड ऑफ आई वुड से एन इलनेस है। एंड हार्ट अटैक इज टोटली लिंक टू हार्ट, जिसमें हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं एज ऑल ऑर्गन्स। इनमें अगर ब्लड क्लॉट जम जाए और आर्टरी सडनली बंद हो जाए तो इससे हार्ट अटैक आता है। सो दीज टू टर्म्स आर टोटली डिफरेंट। हार्ट अटैक इज टोटली लिंक टू हार्ट। फिर से बताता हूं, हार्ट अटैक में होता क्या है कि हार्ट की 3 आर्टरीज होती हैं। एक फ्रंट हार्ट पे आती है, एक राइट हार्ट पे जाती है और एक जाती है बेस ऑफ द हार्ट में जाती है। इन तीनों आर्टरीज में से अगर किसी आर्टरी के अंदर सडनली क्लॉट बन जाए, आर्टरी बंद हो जाए, तो हार्ट की जो सप्लाई है, इस आर्टरी की जो सप्लाई है वो सफर करती है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। और कार्डियक अरेस्ट होता है बिकॉज ऑफ टर्मिनल इलनेस ऑफ एनी काइंड, जिसमें कि हार्ट की रिदम बदल जाती है और हार्ट एकदम सडनली काम करना बंद कर देता है। एंड बोथ द थिंग्स आर टोटली डिफरेंट, बट और दोनों का इलाज भी बिल्कुल फर्क है। जो कार्डियक अरेस्ट है वो मेनली अगर अस्पताल के बाहर हो जाए तो बचने की संभावना नेग्लिजिबल है। कार्डियक अरेस्ट मेनली हैपेंस इन हॉस्पिटल। जब एक बंदा बीमार होता है बहुत लंबे समय से, किसी भी इलनेस से होए वो, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम पेशेंट सीसीयू में होता है, तो उसको फिर भी बचाया जा सकता है। रिदम जैसी चेंज होती है, आप उसको शॉक करके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं उससे आप रिवाइव कर सकते हैं। इवन अगर अस्पताल में भी किसी को कार्डियक अरेस्ट रूम में होता है तो शिफ्टिंग में टाइम लग जाता है और समस्या गंभीर हो जाती है, लेकिन फिर भी कुछ चांस है। लेकिन अगर कार्डियक अरेस्ट घर पे हो जाए तो चांसेस बहुत कम होते हैं। सर्वाइवल रेट आप बोल रहे हैं इसमें इज नेग्लिजिबल है। कार्डियक अरेस्ट के जो रीजंस हैं जो घर पे होते हैं, उसमें बेसिकली बंदा पहले तो बीमार है नहीं, वो तो इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो पकड़ में ही तब आती हैं जब पहली बार कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। जैसे कि कुछ बीमारियां हार्ट की होती हैं जो जिसमें हार्ट की रिदम बदल जाती है और बंदे को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। इसमें एक कंडीशन उसे बोलते हैं एरिथ्मोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बंदे को पता ही नहीं होता क्या हुआ, सडनली पता चला कि उसको 15 साल की उम्र पे, 20 साल की उम्र पे सडनली एरिथमिया हुआ एंड ही इज नॉट देयर। फिर अल्टीमेटली पता लगता है कि इसको ये बीमारी थी, इसकी वजह से इसको नहीं बचा पाए हम। ऐसी बीमारी होती है, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, राइट। इसके अंदर भी ऐसा होता है कि अगर हार्ट की रिदम बदले, बंदा वीटी में चला जाए, तो उसको आप नहीं बचा सकते। आपका समझ जाता है कि जी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है ये एक बीमारी होती है कॉन्जेनिटल। तो जैसे ही कोई सडन डेथ का हमारे पास केस आता है, इस तरीके का सडन डेथ होगी, नहीं बचा पाए, तो उसमें फिर फैमिली हिस्ट्री करते हैं और सारे के सारे सिबलिंग्स को स्क्रीन करते हैं कि उनको भी हो सकता है हो और अभी वो उनको अरिथमिया ना हो, इससे बचे हुए हैं। कुछ और कंडीशंस होती हैं, इसको होते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि रिदम की एबनॉर्मलिटी सडनली हो जाती है, बंदे को नहीं बचा पाते हैं। तो एक तो कार्डियक अरेस्ट हुआ ये जो कि एक्सीडेंटल हुआ घर पे पहली बार, बचने की संभावना बहुत कम है। एक कार्डियक अरेस्ट हुआ एज ए टर्मिनल इवेंट टू अदर इलनेसेस, इसमें फिर भी बचने की संभावना है कि बंदा हॉस्पिटल में होता है, सीसीयू में होता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। तो वो अदर इलनेस जो आप बोल रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है। अदर इलनेस कुछ भी हो सकती है।
आपका लिवर का डैमेज भी हो सकता है, लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रॉब्लम का टेरर इवेंट कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ओके। तो किसी तरीके की चेक्स यहाँ पे जो हमको मतलब जो इस वक्त देख रहे हैं व्यूवर्स कि रेगुलर बेसिस पे करवाना चाहिए सो दैट वी कैन कीप आवर बॉडी ऑन चेक कि हाँ इस तरीके की फ्यूचर प्रॉब्लम हमें ना आए। हम कार्डियक अरेस्ट की बात कर रहे कार्डियक हैं या फिर हार्ट अटैक भी बोल मैं हार्ट अटैक के बारे में दोनों को लूंगी साथ नहीं, में। हार्ट अटैक को हम डिफरेंट टैकल करेंगे, पहले हम हाँ, कार्डियक अरेस्ट की बात कार्डियक कर अरेस्ट लेते की बात हैं। कर चलिए। कार्डियक अरेस्ट के लिए मैम क्या होता है कि आप कोई भी चेक इस तरीके का नहीं कर सकते। हम्म, जैसे कि मैंने बताया आपको, किसी के यहाँ सडन फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक डेथ की, तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं हम लोग सारा कि कहीं इसको लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम तो नहीं है, कहीं HOCM तो नहीं है। बट जो पहला बंदा जो गया उसको बचाना मुश्किल है। बाकी जो सिबलिंग्स हैं, बाकी को बचाने की कोशिश की जा सकती है आफ्टर सीइंग कि इसको क्या हुआ था, राइट। तो फर्स्ट बंदा जो है उसको बचाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तो पता ही नहीं कि इसको क्या बीमारी है, राइट। और फिर सपोज करिए कुछ चीज निकल के आती है, HOCM आता है, तो फिर चीजों की मॉडलिटीज है हमारे पास कि उसको आगे ऐसी इवेंट ना हो, या इवेंट अगर हो रहा हो तो उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। कोई डिवाइसेस लगाते हैं कि इवेंट को पहले ही वो प्रिएम्प्ट करके उसको कार्डियोवर्ट करके बंदे को ठीक कर देती है। तो बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं। दूसरा जो कार्डियक अरेस्ट आपका हॉस्पिटल के अंदर है, उसको प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं कि आप उसका शरीर का पोटेशियम मेंटेन किया जाए। कोई ऐसी दवाएं होती हैं जो रिदम हार्ट की खराब कर सकती हैं, उन दवाओं को ध्यान से देते हैं। उनको ध्यान देखते हुए पता होता है कि सब ऐसा हो सकता है, तो वी आर ऑन गार्ड, लाइक। लेकिन अगर कोई टर्मिनल इवेंट का कार्डियक अरेस्ट है तो उसमें फिर चांसेस कम हो जाते हैं, बट स्टिल अगर CCU में तो बंदा फिर भी सर्वाइव करने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है कि जेनेटिकली वी आर मोर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज, हमारी जीन्स में है ये साउथ एशिया में, एज कंपेयर टू द वेस्ट। तो पहला डिफरेंस समझना होगा, जेनेटिकली हमारे प्रोन है हम लोग। और ये कहा जाता है जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है उसमें हार्ट अटैक आता है मेनली इन द 6th to 8th डिकेड, 60 के बाद मेनली। हमारी जनरेशन जो है इसमें कम से कम 50% लोग हैं जिनको हार्ट अटैक आ रहा है बिटवीन 40 and 60। बट ये केसेस भी अब आ रहे हैं, अदरवाइज नहीं, पहले भी आते थे मैम, पहले भी। अब हाईलाइट ज्यादा हो रहे हैं, अब हाईलाइट ज्यादा हो रहे हैं, इसीलिए मतलब इतना ये खबर चल रही अब है। हाईलाइट ज्यादा हो रहे हैं। और ये सोशल मीडिया आ गया मैम, सोशल मीडिया, पहले सोशल मीडिया नहीं था। यार एक्सपर्ट तो आपको पता होगा यस, कि पहले भी आते थे, पहले भी आते थे। अगर हम कहें कि इंसिडेंस थोड़ा बढ़ गया है, बहुत मुश्किल है कहना, बहुत मुश्किल है। पहले नोटिस ही नहीं होते थे, पहले ना कोई टीवी चैनल पे बात कर रहा होता था, ना कोई सोशल मीडिया था। यंग डेथ पहले भी होती थी, अब भी होती हैं। कंपेयर करना कि अब ज्यादा हो गई हैं थोड़ा मुश्किल होएगा, बट फिर भी कोई ऐसी एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी नहीं है जो बता दे हमें कि वाकई में अब ज्यादा हो रही है। ये बेसिकली इससे लाइफस्टाइल डिजीज है ये, जिनको भी हमारे पास हम प्रीडिस्पोज्ड हैं, पता है हमें कि हम जेनेटिकली मोर प्रोन हैं। इसमें दो तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं। इंडिविजुअल है जिसकी की फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है। जैसे सपोज करिए कि आज हम 40 साल पे बैठे हैं और हमारे पास कोई सिबलिंग है जो हमारा 45 साल का है, या हमारे पेरेंट्स हैं जो कि सर अराउंड 60 की एज में हैं। सब में अगर किसी को एक को भी डिजीज है तो यू आर मोर प्रोन फॉर हार्ट डिजीज, इन एडिशन टू द जेनेटिक फैक्टर जो आपके पास पहले से ही है, राइट। हमें डायबिटीज हो गई है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, हमारा टोबैको प्रोडक्ट यूज हो रहा है, चाहे स्मोकिंग कर रहे हैं या टोबैको खा रहे हैं, एक्सेस ऑफ एल्कोहल है, राइट। और उसके बाद स्ट्रेस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स अ लॉट। और डाइटरी हैबिट्स के बारे में कहना ही क्या है, हम लोग बहुत ही इस पर एक अलग हम बात करेंगे, इस पे बात करेंगे भी। तो इतना लंबा चैप्टर है मैम कि जैसे मैंने आपको पहले भी कहा बैठ के कि इसके अंदर क्या है कि आजकल पहले हम लोग बहुत ही रेयरली बाहर का खाना खाते थे, अब बहुत रेयरली घर का खाना खाते हैं। जितने वर्किंग लोग हैं शाम को गए, कुछ पैक करके रास्ते से ले गए, घर पे जाके खा लिया। किसी को बनाने का ना टाइम है, ना फुर्सत है, ना किसी को इसकी चिंता है कि सब क्या खाने जा रहे हैं हम लोग। तो वो चीज़ें बिल्कुल ही फर्क है। सो दैट्स वाई हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक भी और कार्डियक अरेस्ट भी थोड़ा सा सीरियस सिचुएशन है, बट अगर हम अवेयर हैं तो इससे काफी हद तक हम बच सकते हैं। टेस्ट कौन से करवाएं फिर? इसमें देखिए, मैंने आपसे दो ग्रुप की बात करी कि एक ग्रुप वो है जिसको रिस्क फैक्टर्स है, और एक ग्रुप वो है जिसको रिस्क फैक्टर नहीं है। जिसको रिस्क फैक्टर्स हैं, यंग पता है कि सब प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें हम लोग चेकअप शुरू कर देते हैं करीब करीब अराउंड 35 ईयर्स की एज पे मेल्स में, और करीब 40
कि साल की उम्र पे करीब लेडीज के चेकअप शुरू कर देते हैं। इसके अंदर एक बेसिक चेकअप होता है जिसमें हम देखते हैं कि इनके ब्लड लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या हैं, बाकी पैरामीटर्स क्या चल रहे हैं, ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है। और एक टेस्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ओके। उसमें हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, उससे पता लगता है कहीं ऐसी चीज तो नहीं जो हार्ट में अभी तक बैठी हुई है, हमें पता नहीं चल रही है। सपोज करिए पहले सब नॉर्मल आते हैं, ठीक है, देन वी आर कंफर्टेबल, और करीब 3-4 साल में अगर वो सिम्टम नहीं होते फिर रिपीट करके देख लेते हैं कि सब ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसा कहने से हम लोग कहते जरूर हैं, लेकिन बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इसको। डॉक्टर साहब को तकलीफ तो है नहीं, तो अक्सर वो लोग चेकअप के लिए जाते भी नहीं है। कुछ लोग सीरियस जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, वो तो चले जाते हैं चेकअप के लिए। लेकिन जिसको फैमिली हिस्ट्री नहीं है उसको बताओ भी तो वो नहीं समझता, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता उसके ऊपर। बट सर्टेनली चेकअप्स ऐसे हैं जो आपको तकलीफ आने से पहले बता सकते हैं कि आपको कैसे उसको प्रिवेंट करना है। अब आपको बहुत छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। हम लोग मैं पिछले करीब 35 साल से कार्डियोलॉजी कर रहा हूँ। अभी भी जैसे मरीज आता है, उसका इलाज कर दिया हमने, तो उसका हम लोग 6 महीने पे, साल भर पे चेकअप करते रहते हैं, जिससे कि तकलीफ आ गया। हम ये बताते थे पहले इलाज करने से पहले कि ये परमानेंट क्योर इस डिजीज का नहीं है, हम सब पैलिएट कर रहे हैं आपको, ये तकलीफ दोबारा भी आ सकती है आपको, चाहे हम उसका बाईपास करें चाहे उसकी एंजियोप्लास्टी करें, वो क्योर नहीं है। तो हमें ख्याल रखना पड़ता है कि तकलीफ दोबारा आने से पहले बचे। बचना क्यों है? इसलिए कि जब भी कभी एक्यूट प्रॉब्लम होती है उस वक्त हमारे को जान का खतरा आता है। तो हमें किसी भी स्टेज में ये कहना है कि एक्यूट प्रॉब्लम से बचना है। अगर तकलीफ आनी भी है तो तकलीफ को पकड़ना है एक्यूट प्रॉब्लम से पहले। जैसे आप सपोज करें किसी का बाईपास होता है या किसी की एंजियोप्लास्टी होती है, तो आता रहता है 6 महीने पे, तो हम लोग इसका ट्रेडमिल टेस्ट करते रहते हैं। पहला अगर ट्रेडमिल नॉर्मल है तो फिर साल 2 साल में टीएमटी दोबारा कर लेते हैं। जिसको तकलीफ होती है उसका अगर टीएमटी पॉजिटिव है वो फिर भी मान जाता है। जिसको तकलीफ नहीं होती, उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, दिखा रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, उसको मनाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब को तकलीफ तो है नहीं। तो हमारा जवाब उसके लिए होता है कि जब आपको पहली बार तकलीफ हुई थी उससे पहले क्या तकलीफ थी? सर कोई तकलीफ नहीं थी। अटैक आया था ना? आया था। तो ये टेस्ट क्यों कराया हमने? इसलिए कराया देखने के लिए कि दोबारा आपको अटैक ना आए। राइट, ये टेस्ट कह रहा है तो आपको चेकअप करना चाहिए। तो काफी लोग मान जाते हैं। बट अब तो मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं काफी सारे लोग अपनी। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, हेल्थ कॉन्शियस। जो लोग बीमार ऑलरेडी डिजीज में हैं उनको भी टेस्ट जब पॉजिटिव आता है बिना सिम्टम के कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर उनको दूसरा हम लोग एक और लॉजिक देते हैं कि सपोज करिए कि अगर हमें आपको टेस्ट को आपको नहीं विश्वास करना है तो फिर हम आपको बुलाएंगे क्यों ओपीडी में? फिर कहेंगे जब तकलीफ दोबारा चालू तब आ जाइएगा, देयर इज नो पॉइंट कमिंग। बेबी आप आके क्या कर रहे हो हमारे पास? हमने ब्लड टेस्ट किया, टीएमटी किया, आपको बताया, आपको लगा कि सब बेकार है बिकॉज आपको तकलीफ तो कोई है ही नहीं, तो फिर ओपीडी में आने की जरूरत ही नहीं है। फिर तभी आइएगा जब तकलीफ शुरू हो जाएगी। देयर इज नो पॉइंट कमिंग टू दैट। ये हमारा जो टेस्ट ये बता रहा है कि आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हम बच सकते हैं। प्रिकॉशंस यस, काफी लोग मान जाते हैं इस चीज के लिए, काफी लोग मान जाते हैं टेस्टिंग कराने के लिए, और कुछ लोगों को मनाना मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर साहब तकलीफ कोई है ही नहीं। और जैसे मैंने अभी बोला कि हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग आजकल, थोड़ा अपनी डाइट को लेकर भी यहाँ पर अलर्ट रहता है कि ये खाना है, ये नहीं खाना है, और जिम वगैरह, योगा, इस तरीके की चीज़ें भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमने जिम में भी ऐसे कई सारे केसेस देखे जहाँ पर अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ गया। कोई डांस कर रहा है, उसको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आ गया, कोई गाना गा रहा है। तो मतलब ऐसे इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। रीजन बीइंग आपको क्या लगता है? खाने पीने का? नहीं, खाली खाने पीना नहीं है मैम। क्या होता है, पहली चीज हमारे यहाँ पे कोई रेगुलेशंस नहीं है। जैसे सपोज करिए कि मेरा कोई जिम है और मैं उसका ओनर हूँ, एक स्क्रीनिंग बेसिक होनी चाहिए एक एज के बियॉन्ड। सपोज करिए कोई 40 के बाद का बंदा आता है तो वहाँ बेसिक स्क्रीनिंग होनी चाहिए उसकी, मोर सो अगर उसको रिस्पेक्टर्स हैं बिफोर ही एंटर्स द जिम, दैट विल प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ सडन डेथ जो होती है ना, कि ट्रेडमिल पे चल रहा था बंदा नहीं रहा, कोई चेकअप तो होता नहीं है। इवन आप 50 पे भी एंटर करोगे जिम, कोई आपका चेकअप नहीं करता, कोई उसमें जांचें नहीं होती, तो कैसे पता लगेगा? बंदा स्ट्रेस कर रहा है, अटैक आया, वो चला गया। राइट, तो एक बेसिक रूल होना चाहिए, जिम ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जो जिम में काम कर रहे हैं। तो उसमें एक उनके पास एक फिजिशियन ऑन पैनल होना चाहिए जो इवेलुएट करे कि बंदा फिट इनफ है जिम में जाने के लिए या नहीं है। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी की अवेयरनेस है रादर देन अवेयरनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर के में डॉक्टर इम्पोज करे या कोई सरकार बोले आपके लिए। ये तो अपने जो जिम वाले हैं उनको देखना पड़ेगा कि हमारे जिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे यहाँ ऐसा इवेंट ना होए कोई भी, तो हम इसका ख्याल रखें।
और अगर चेकअप पे जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ दीज केसेस कैन बी प्रिवेंटेड। अभी हम बात भी कर रहे थे कि फूड से रिलेटेड कि पनीर हो गया या पाम ऑयल हो गया। आज की डेट में पाम ऑयल इज वेरी कैंसरस भी बोलते हैं उसको, Yes. और कहते हैं कि आपने बताया कि हार्ट रिलेटेड डिजीज के लिए भी मैं काफी सभी हद तक चीजों के लिए खतरनाक है, उसका कोई खतरनाक है। टेस्टिंग तो हुआ नहीं है, बट ये दिस इज सेड टू बी कि बहुत खराब है ये। और पनीर की जैसे बात करी आपने, पनीर को देखें आप, ओवरऑल मार्केट में मोर देन 50% जो पनीर आ रहे हैं वो सब नकली हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम पाम ऑयल से बन रहे हैं, और पाम ऑयल भी है उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेल्दी नहीं है, राइट। और हम लोग कंसिडरिंग कि अच्छी डाइट है तो हमारी गलती नहीं है इसमें, बेसिकली जो हम लोग उसको सर्व कर रहे हैं उनका कॉन्शियस ठीक नहीं है। अब वो ये अब वाली बात आ जाती है ना, खाने वाला फिर खाए क्या। बाहर मार्केट में आपको आप नहीं पता कि आप क्या खा रहे हो, कैसे वो चीज बन रही है। तो किस तरीके की डाइट आपके हिसाब से रखनी चाहिए, मतलब हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, हेल्दी डाइट ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे खतरनाक चीज़ हमारे लिए है फ्री शुगर्स। फ्री शुगर्स किसको कहते हैं? जैसे कि हमारे पास सिरप्स हैं, आपके पास एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सारा बेकरी है, व्हाइट चॉकलेट विथ लेस ऑफ कोकोआ, राइट। इनमें सब में फ्री शुगर है। फ्री शुगर से क्या होता है कि हमारे पास सडनली हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल के बहुत ही सॉफ्ट कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कि एलडीएल बोलते हैं और टीजी बोलते हैं, सडनली बढ़ते हैं ये। सो फ्री शुगर्स शुड बी लेस देन 5% ऑफ 24 आवर्स कैलोरी इनटेक। थोड़ा बहुत तो शुगर खाना ही पड़ेगा, चाय में भी चीनी लेंगे आप, लेंगे लेकिन दिस शुड बी लेस देन 5%। 5% इज सेफ, बियॉन्ड दैट इट इज नॉट सेफ। दूसरा, आजकल ध्यान जाता है लोगों का कि प्रोटीन है, प्रोटीन शेक्स ले रहे हैं लोग, तमाम प्रोटीन खा रहे हैं। ये चीजें सपोज टू बी नॉट गुड एट ऑल, ये नहीं लेना चाहिए। खास करके प्रोटीन शेक का तो बिल्कुल ही नहीं पता है, और जितने भी आप जिम में जाते हो देखते हो सारे यंग बच्चे सब प्रोटीन शेक ले रहे हैं। फॉर्म में ले हाँ, सकते हैं प्रोटीन, हाँ ले सकते हैं नेचुरल फॉर्म में। और पनीर के लिए बहुत मुश्किल काम है, ब्रांड पनीर ढूंढे आप, बाहर तो कोई बना के देगा नहीं, इसका घर में ही बनाना पड़ेगा। बेस्ट है कि आप अपने घर में बनाने में कोई मुश्किल नहीं है, पनीर बनाना बहुत ही आसान काम है। तो पनीर खाने वाले यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल ध्यान से देख लें कि बाहर का पनीर हाँ तो सेफ थोड़ा नहीं सा है। अवॉइड। हाँ, या तो हम लोग देखें कि इवन पीपल हैव सीन के अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर भी जो पनीर यूज हो रहा है वो भी पनीर असली पनीर नहीं, अच्छा पनीर नहीं। गवर्नमेंट की फसाई की तरफ से बीच में यहाँ पर कितनी बार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेड डाली जाती है, नकली पनीर, नकली सोया, दिवाली के टाइम पे देखिए दिवाली मैम, के टाइम नकली मावा, ये खोया, सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें आपकी हेल्थ पे इफेक्ट कर रही हैं डायरेक्टली। उसमें ये बिल्कुल थोड़ा चिंता सा हमें ही अवॉइड करना पड़ेगा कि बाहर जाके हम थोड़ा कम करें, हाँ, और होम फूड हमारे पुराने होम फूड खाएं। ancestors की यस, तरह। होम फूड खाएं। दूसरा चीज क्या है कि होम फूड में घर में कुकिंग मीडियम अच्छा यूज करें, हम कम से कम ऑयल यूज करें। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम होम फूड पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम लोगों की फीलिंग आती है होम फूड पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आई थिंक होम फूड इज स्टिल द बेस्ट। और अभी भी जितने भी ये डीप फ्राइड है स्टफ, वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है मैम। डीप फ्राइड स्टफ में एक चीज़ और होती है, जैसे घर में भी डीप फ्राई होता है तो उसमें लेडीज़ की आदत होती है कि जो डीप फ्राइड है उसमें जो भी ऑयल बचता है उसको रख लेते हैं। वो चीज़ बहुत गलत है। उसमें क्या होता है, सारे हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं, और जब सेकेंड टाइम आप यूज़ कर रहे हैं दैट्स हार्मफुल। अच्छा, डर तो होता है, जब काफ़ी ऑयल फेंकना पड़ता है तो लोग फेंकना नहीं चाहते हैं उसको, तो उसके लिए काम कर सकते हैं हम लोग। एक फिल्टर पेपर आता है जिसमें कि जो कि फिल्टर मिल जाता है मार्केट में, आराम से मिल जाता है। अगर हम उसको यूज़ करना ही चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल बचे, थोड़ा बहुत बचा तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। अगर ज़्यादा बचा हुआ है तो उसको फिल्टर पर कर लेंगे तो उसमें हाइड्रोकार्बन निकल जाते हैं, दैट ऑयल कैन बी यूज्ड अगेन। एक शुगर की आपने बात की, आजकल शुगर को लेकर भी काफ़ी बोल रहे हैं कि स्टीविया यूज़ कर लो, जैगरी पाउडर यूज़ कर लो, कोकोनट शुगर यूज़ कर लो, तो मतलब आर दी सेफ या फिर नहीं, जैसे आप स्टीविया की बात कर रहे हैं तो उसमें कैलोरीज ही तो कम है भाई। उसमें 1 ग्राम शुगर में आपके पास, जैसे एक स्पून में 5 ग्राम शुगर होती है तो उसमें 20 कैलोरीज होती हैं। स्टीविया आप ले लेंगे, एक टैबलेट ले लेंगे, उसमें 4 ग्राम शुगर, 4 कैलोरीज हैं। लेकिन सर्टेनली 20 से तो अच्छा ही है, बट टेस्ट वाइज इज नॉट गुड। बेसिकली शुगर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुगर जहाँ आपको अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें आप। जैसे कि आप लोग, काफ़ी लोग जो मिल्क है वो शुगर डाल के लेते हैं। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं जो डायबिटिक नहीं भी हैं, उनको मैं सजेशन देता हूँ 1 महीना शुगर के बिना दूध पी के देखो। नेक्स्ट मंथ जब आप देखेंगे अगर आपको शुगर डाल के देगा, आप नहीं पियोगे उसको, इट्स बिकम टू हैवी, दैट मिल्क इज वेरी लाइट।
दैट मिल्क इज वेरी लाइट। तो शुगर को शुरू से हम लोगों की आदत पड़ी हुई है तो पी रहे हैं, लेकिन नहीं कि शुगर को अवॉइड किया जा सकता है। और यंग बच्चों में तो जरूरत है, बट एज यू ग्रो ओल्डर द शुगर इज लेस रिक्वायर्ड एंड वी शुड जस्ट। वो कहते हैं मीठा ही हर बीमारी की जड़ है, तो एक्चुअली मीठा हर बीमारी की जड़ भी है, और मीठा बेसिकली कैसे बन रहा है, हाँ। क्या बन रहा है, किसी को नहीं पता है। तो आई थिंक अगर शुगर थोड़ा बहुत होता भी घर में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जैगरी इज द सेम, इट इज बेसिकली जैगरी इज लेस रिफाइंड एंड चीनी इज मोर रिफाइंड। तो जितना रिफाइन करते चले जाएंगे उतना उसमें थोड़ा सा चीजें खराब होती चली जाती है। अब एक बार फिर से, मतलब आपने स्ट्रेस की बात करी, स्ट्रेस का क्या रोल है आपकी हार्ट हेल्थ से? देखिए, स्ट्रेस में क्या है कि एक तो कहते हैं कि अगर क्रॉनिक स्ट्रेस है आपके पास तो वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन लाता है, राइट? वो क्यों लाता है? बिकॉज इट रिलीजेस टू हार्मोन्स, वन इज कॉल्ड एज एड्रेनलिन एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज कॉर्टिसोल। ये दोनों ही पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन लाते हैं, जो कि अल्टीमेटली आपका बीपी भी बढ़ता है उससे आपका, और आपका एक बेसिक बीमारी जो हार्ट वाली होती है उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट? उसको भी एक्सेंचुएट करता है, उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ाता है ये। और स्ट्रेस में आने के बाद आपने देखा कुछ लोगों को स्ट्रेस में आते हैं तो खाते ज्यादा हैं, स्ट्रेस बस्टर। यस, स्ट्रेस ईटिंग होती है, उसमें खाते भी जाता है, देर रात तक जागते हैं। और ये कहा जाता है कि जो भी खाना हम रात में खा रहे हैं उसके बाद हम सो रहे हैं तो उससे सबसे ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए कि हमने खाया, ठीक है, और सो गए, सारा से कैलोरीज कंज्यूम होनी है वो। तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट। तो स्ट्रेस में हमारे पास एक तो हार्मोन रिलीज हो रहा है जो कि हार्म कर रहा है, हमारा बीपी बढ़ रहा है, हमारा हार्ट रेट बढ़ रहा है, और साथ में हम खाना भी ज्यादा खा रहे हैं। तो सब चीजें मिला के अल्टीमेटली बैड इफेक्ट तो हार्ट पे आता है इसका। लेकिन कितना ये कंट्रीब्यूट कर, उसको क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि क्वांटिफाई कर लेना कि इतना स्ट्रेस हुआ तो इतना रिस्क फैक्टर आ गया, बड़ा मुश्किल होता है। बट हाँ, सर्टेन स्ट्रेस फ्री रहने के लिए तो हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि आज की जनरेशन हर किसी, मतलब हर कोई स्ट्रेस में है, हर कोई डिप्रेशन में है। मैम, स्ट्रेस के लिए इसको अवॉइड करने का तरीका कुछ भी नहीं है। अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो बंदे के पास काम करने का मोटिवेशन नहीं है, राइट? तो स्ट्रेस तो रहेगा ही रहेगा। हम स्ट्रेस के रहते हैं बाकी चीजों को कम करें, बाकी चीजों को कम करें। तो स्ट्रेस को अवॉइड करना कंप्लीटली मुश्किल है, और स्ट्रेस को एक लेवल तक हम अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। अगर बंदा बहुत ही मैच्योर है देन स्ट्रेस के लेवल कम हो सकते हैं। अदरवाइज स्ट्रेस लेने वाले भी ज्यादा हैं और स्ट्रेस देने वाले तो हैं ही आजकल, राइट? जो कॉर्पोरेट जो कल्चर है, दैट्स एन स्ट्रेस। अभी रिसेंटली न्यूज आई थी, शिफाली जरेवाला हो गया, या फिर और भी कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनकी कार्डियक अरेस्ट से यहाँ पर डेथ हुई। इस केस में स्पेशली शिफाली वाले केस में कह रहे हैं कि एंटी एजिंग जो मेडिसिन वो ले रही थी उसकी वजह से, या विटामिन सी, ग्लूटाथियोन, इस तरीके के इंजेक्शंस उनके घर से मिले हैं, तो इट लीड्स टू हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। देखिए, कहना मुश्किल होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए कह देंगे सब ऐसा होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं दे हैव नॉट बीन टेस्टेड राइट फॉर द कार्डियक फिटनेस। तो कितना इफेक्ट है नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी हिस्ट्री में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें जेनेटिक रिस्क फैक्टर मिलेगा उसके अंदर, जिसमें कि एड ऑन हुआ ये बाकी चीजें। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, कह रहे थे उस दिन फास्ट था, कुछ खाया नहीं था और सीधा में वो मेडिसिन लेती, तो शूट अप हुआ कुछ और इस तरीके। मैम, बहुत ही सवाल मुश्किल है, बट ओवरऑल ये कि फास्ट से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। फास्ट इज वन थिंग, फास्ट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू। इफ यू आर हैविंग मेडिसिन ऑन योर फास्ट विदाउट हैविंग एनीथिंग। मैम, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो हम फास्ट में लें तो उससे कोई दिक्कत हो, अनलेस हम एंटी डायबिटिक ले रहे हैं जिसमें कि शुगर लो हो जाए हमारा, अदरवाइज ऐसा कोई। बट ओवरऑल स्ट्रेस, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं किसी न स्ट्रेस में रहते हैं कि हमें अच्छा दिखना है, हमें बिल्कुल फिगर मेंटेन करना है, तो उसमें भी चीज़ें बहुत फ़र्क हो जाती हैं। तो हमारी डाइट का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, राइट? डाइट का बैलेंस ख़त्म हो जाता है, वो भी कंट्रीब्यूट करता है इसके अंदर। और सर्टेनली अगर हम ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं जेनेटिक प्रिडिस्पोजन मिलेगा इसके अंदर कि जेनेटिकली हम प्रिडिस्पोज्ड हैं, तब ऐसा इवेंट हुआ और हमारे को दिक्कत हो गई। और जब अटैक घर पे आता है, तो मैंने बताया आपको, अटैक जब भी घर पे आता है, चाहे हार्ट अटैक आए, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे हार्ट अटैक आए, अबाउट कार्डियक अरेस्ट में तो समझिए घर पे हो गया तो नहीं बचेंगे आप, चांसेस कम है। लेकिन हार्ट अटैक के अंदर अगर आप टाइमली केयर ले लें तो पहुंच जाए तो केयर मिल सकती है। बट स्टिल अबाउट 20% को, जिसको कहते हैं प्राइमरी रिदमिया होता है, जिसको बचाना मुश्किल हो जाता है।
वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अस्पताल में पहुंचने के बाद आजकल इलाज बहुत सक्षम है, बहुत अच्छी तरीके से उनको हम लोग बचा सकते हैं, उनका आगे का लाइफस्टाइल भी नॉर्मल कर सकते हैं, लाइफ नॉर्मल चलती है, बट दे हैव टू रीच इन टाइम, टाइम पे पहुंचें और ऐसे अस्पताल में पहुंचे जहाँ पे कार्डियक फैसिलिटी होए। एक कोविड-19, मेरा ही सवाल नहीं है, मेरे को लगता है काफ़ी सारी जनता ऐसी है जो ये मानती है कि आफ्टर कोविड-19 जो हमने वैक्सीनेशंस ली, उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक्स और कार्डियक अरेस्ट जैसी चीज़ें ज़्यादा सामने आ रही हैं, ज़्यादा लोगों को हो रही हैं। तो इससे आप कहाँ तक आपके व्यूज़ क्या हैं? कोविड-19 के दौरान जैसे हम लोगों ने बहुत कम से कम 2 साल हमारे निकले उस खराब पीरियड में, और हम लोग अस्पताल ऑलमोस्ट खाली पड़े थे बिकॉज नोबडी वाज कीन, और कोई आदमी उनको देख भी नहीं रहा था। हम लोग तो भी काम कर रहे थे, वी आर वर्किंग, बट स्टिल कार्डियक पेशेंट बहुत कम हो गए थे, जो जिनको ज़रूरत थी भी इलाज की, इलाज नहीं ले रहे थे। उस दौरान ये देखा गया कि जनरलाइज इन्फ्लेमेशन था पूरी बॉडी का, इंक्लूडिंग हार्ट। जो कोविड के दौरान हार्ट अटैक आए भी, उनमें मेजरली ये देखा गया कि ब्लॉकेज ना हो के उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन था, विच वॉज अ जनरलाइज प्रोसेस ऑफ द कोविड, राइट, विच इज अनरिलेटेड टू एनी अदर फैक्टर, जिसको कहते हैं कि कोविड की वजह से इन्फ्लेमेशन था बॉडी के अंदर, और साथ में जब आर्टरी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो क्लॉट बन सकता है आपके पास, उसमें परेशानियां आ रही थी खाली। लेकिन कोविड जब से खत्म हुआ है ऑलमोस्ट, तब तो नहीं है, तो कोविड के बाद ऐसा कुछ नहीं कि उसकी सीक्वली आ रही है, लंग सीक्वली तो आ रही है उसकी, कि लंग में जिसको खराबी हुई उनमें तो परेशानी चल रही, लेकिन ऐसा कोई हार्ट की सीक्वली आई हो या ऐसा कोई इंसिडेंस हो, वो थोड़ा सा अभी भी बहुत क्लियर नहीं है। तो इस थ्योरी को आप नहीं मानते कि कोविड-19 के बाद उसकी वैक्सीनेशन की वजह से नहीं, वैक्सीनेशन भी मैम, वैक्सीनेशन में भी तो कोई डेटा तो नहीं है, बाकी कहने को तुम कुछ भी कह सकते हैं, और वैक्सीनेशन से कितना साइड इफेक्ट आया है, किसको आया है नहीं मालूम, ठीक है, और किसी वैक्सीन को आप लेके चलेंगे कुछ साइड इफेक्ट तो होते हैं, बट ओवरऑल साइड इफेक्ट एक्सेप्टेबल होते हैं, तभी वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है। तो आई डोंट थिंक सो इट इज लिंक्ड टू द वैक्सीन। यस। हार्ट अटैक में आपने बोला कि सर्वाइवल रेट होता है, कई बार हार्ट अटैक ऐसे होते हैं कि पता भी नहीं चलते, और जब आप को दूसरा हार्ट अटैक आ रहा है, तब जब डॉक्टर्स चेकअप करते हैं तो पता चलता है कि आपको तो पहला आ चुका है। तो मतलब सिम्टम्स क्या होते हैं, कि आपकी बॉडी कोई सिम्टम्स देना शुरू हो जाती है पहले से कि इसमें आपको? अगर हम एक कॉमन बात करें, कोई भी सिम्टम अगर चलने से हो रहा है, हमें चलने से कोई अनईजीनेस हो रही है चेस्ट में, आपकी चेस्ट का मतलब होता है अगर इससे वाइड एरिया, अम्लाइकस जो टुंडी होती है, यहां से एंगल ऑफ माउथ तक, आगे पीछे हाथ में कहीं पे भी हार्ट से तकलीफ हो सकती है। ओके, राइट, इफ इट इज लिंक टू हार्ट, कि अगर हार्ट से लिंक्ड है तो चलने में आपको कभी वो कहते हैं सब अपर एब्डोमेन में, तब टुंडी के ऊपर हल्का सा दर्द होता है, चलने में सब बैठते ठीक हो जाता है, राइट, और हल्की सी गैस ज्यादा बनती है, उनको लगता है गैस्ट्राइटिस है ये, ठीक है, बट अगर गैस्ट्राइटिस होगी तो वो चलने से नहीं होगी, वो खाने के आगे पीछे होगी, राइट। तो चलने से कोई भी सिम्टम हो तो हार्ट से होता है। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि कितनी गैस है कितना हार्ट है, बहुत ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं इसके। तो एक एक, एक बेसिक, जब हमारे पास ओपीडी पेशेंट्स आते हैं उनसे बात करते हैं, ये बताइए जो गैस पहले से चल रही थी, आज जो आपने बताया कुछ गैस ये ज्यादा डिफिकल्ट, आज ये गैस बहुत डिफरेंट थी, तो दैट गाइड्स यू कि नहीं ये कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। डिफरेंस कैसे पता? जिसमें क्या होता है, मरीज ही बताता है आपको, मरीज से जब बात कर इंटरग्रेट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी वही बताएगा आपको कि नहीं सर ये गैस कुछ डिफरेंट थी, और फिर अल्टीमेटली उसको ये समझाना होता है कि अगर उसको रिस्क फैक्टर्स हैं, कि ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो ये बता दे गैस है हार्ट नहीं है, सब हार्ट का टेस्ट ऐसा है जो ये बता सकता है हार्ट है गैस नहीं है। हार्ट का इलाज करने के बाद जो बचेगा वो गैस है, या अगर हार्ट का टेस्ट नॉर्मल है तो सारा गैस है। तो दैट्स द ओनली वे टू डिफरेंशिएट, राइट। सेकंड चीज, जैसे आपने कहा कि पहला अटैक पता नहीं लगा, दूसरे अटैक में पता लगता है, ऐसा अक्सर हो जाता है डायबिटिक्स के अंदर। डायबिटिक्स में क्या होता है कि जो एक नर्व एंडिंग्स होती हैं हमारी, ये खराब हो जाती हैं, और करीब करीब कहते हैं कि 2 में से 1 बंदे को अटैक के दौरान पेन नहीं होता, और अक्सर जब प्रॉब्लम तब लेके आता है जब बहुत सीरियस हार्ट अटैक आता है, तो पता चलता है कि एक तो पहले भी इसको आया हुआ है, राइट। वो समस्या थोड़ा सा गंभीर इसलिए हो जाती है कि आपने पुराने जमाने में सुना था कि 3 अटैक आए और बंदा नहीं रहा, 3 ही आर्टरीज होती हैं, तीनों बंदों को एक एक करके, तीसरे में बंदा नहीं रहता था, राइट। अब आज के सिनेरियो में ट्रीटमेंट इतना प्रॉम्प्ट है कि हम लोग पहले ही उसको बचा लेते हैं,
ठीक है। और कोई बचा भी लेते हैं, आगे की लाइफ भी स्मूथ चलती है। बट ये है कि प्रोसीजर का कराना पड़ते हैं, तो कभी कभी लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, यंग पेशेंट खास करके। प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं? प्रोसीजर्स इसके अंदर हार्ट के अंदर दो ही इलाज होते हैं बेसिकली। या तो होता है एंजियोप्लास्टी, इसको कहते हैं, स्टेंटिंग कराना होता है, या फिर बाईपास करना होता है। दो ही तरीके होते हैं ब्लॉकेज को खोलने के, और कोई तीसरा प्रोसेस नहीं होता जिससे कि ठीक किया जाए आज की तारीख में। ओके, कार्डियक अरेस्ट में बताया आपने, उसमें सर्वाइवल रेट नहीं होता है, तो उसमें अगर आउटसाइड हॉस्पिटल हैं। ओके, अगर इनसाइड हॉस्पिटल है तो पता है और एकदम दिख रही है, उसको रिवर्ट करके हम लोग बचा सकते हैं मरीज को। आउटसाइड हॉस्पिटल में सर्वाइवल रेट इज हार्डली एनी। एंड सेकंड थिंग, अगर रूम में हो रहा है, इवन इवन हॉस्पिटल में भी अगर रूम में है तो दिक्कत है। अगर बंदा सीसीयू में सामने कार्डियक अरेस्ट हो तो उसको बचाने के तरीके हैं। तो कार्डियक अरेस्ट, हाँ, जैसे उस बचाने के तरीके क्या होते हैं? उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली ये मैंने बताया ना, ये इवन टर्मिनल है बिकॉज ऑफ रिदम एब्नॉर्मलिटी ऑफ हार्ट एंड कार्डियक गोज इनटू हार्ट गोज इनटू अरेस्ट, राइट। तो उसमें क्या करते हैं कि तुरंत को बोलते हैं, आपने सुना होगा डीसी कार्डियोवर्जन। हाँ, कार्डियोवर्जन करते हैं उसको, एंड द पेशेंट इज बैक विद इन 30 सेकेंड्स। ओके, हमारे पास दो तीन मिनट होते हैं उसको रिवाइव करने के, ज्यादा समय नहीं होता है। ओह, यस, तो इसलिए इसमें सर्वाइवल रेट काफी कम यस, है। इसीलिए कहते हैं कि अगर हॉस्पिटल में सीसीयू की सेटिंग में है, जहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ है, हुआ तुरंत हम लोगों ने उसको कार्डियोवर्ट कर लिया और हम लोग पेशेंट को बचा पाते हैं। सीपीआर से कोई फर्क पड़ता है? सीपीआर का मैम अवेयरनेस होनी चाहिए। सीपीआर की अवेयरनेस होनी चाहिए, यंगर जनरेशन के होनी चाहिए अवेयरनेस। और इसमें कम से कम अगर किसी को घर पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम सीपीआर वो इफेक्टिव दे पाएगा, तो बचने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में? यस, कार्डियक अरेस्ट में भी सब में बढ़ जाते हैं। कार्डियक अरेस्ट में तो मैं फिर भी ज्यादा नहीं कहूंगा, बट हाँ, हार्ट अटैक किसी को हो रहा है और उसका बहुत वीक हार्ट से दिक्कत हो सकती है। बट अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है घर में, अगर इफेक्टिव सीपीआर कर ले कोई, तो शायद कुछ लोग हम लोग बचा पाएंगे। और टेक्नोलॉजीज की भी हम बात कर रहे थे कि डिवाइसेस आ गई हैं जो हार्ट रिलेटेड, मतलब अगर आप प्रोसीजर कोई भी कर रहे हैं तो किस तरीके की डिवाइस से ट्रैक पे रख सकते हैं यहाँ पे हम कि हमारा हार्ट इज ओके, रिदम इज ओके? ऐसी कोई डिवाइस नहीं, रिदम इज ओके। इसमें क्या होता है कि देखिए, हार्ट की जो परेशानियां होती हैं, जो रिदम की एबनॉर्मलिटीज होती हैं, उनकी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि स्मार्ट वॉचेस आती हैं, तो स्मार्ट वॉचेस आपके लिए हार्ट की जो बीट की रेगुलरिटी उसको बता सकते हैं, रेगुलरिटी को बता सकते हैं, इतना बता सकते हैं, हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, बता सकते हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। या कभी कभी इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि एज के साथ में एक बीमारी होती है इसमें हार्ट की रिदम बहुत स्लो हो जाती है, बंदे को बेहोशी हो जाती है, इसको बोलते हैं स्टोक्स एडम्स। तो वो अगर वॉच पहनी हुई है उसने तो वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। और स्ट्रोक सिंड्रोम में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स ऐसा नहीं होता कि पहली बार हुआ तो नहीं बचेंगे, रिदम वापस आती है, बंदा वापस भी आ जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो गई उसकी ड्यूरिंग द अटैक, तो उससे क्या होता है, उसको ट्रैक कर सकते हैं या देख सकते हैं उसको। स्मार्ट वॉचेस आर ए गुड हेल्प राइट नाउ, तो दिस कैन बी यूज्ड। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम हार्ट डिजीज हमें ना हो, कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए एज अ यंग जनरेशन जो इस वक्त काफी मतलब डरे हुए हैं लोग कि भाई कब किसको क्या हो जाए, यू नेवर नो, कल का क्या पता वाली बात आपने है। बिल्कुल ठीक कहा। जिस दिन ये शेफाली जी की डेथ हुई है उससे नेक्स्ट 3 ओपीडी में कम से कम मेरे पास पर ओपीडी 5 से 7 यंग इंडिविजुअल्स आए, 35-40 लोग आए, सर कुछ चेकअप कर लीजिए, कोई हमें तकलीफ तो नहीं है। सो दैट अवेयरनेस इज देयर। इसी अवेयरनेस दो तरीके का आप देखिए इसमें ग्रुप, इनको सारे इंडिविजुअल दो में बांट दीजिए आप। पहला ग्रुप है वो जिनको रिस्क फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर क्या क्या ध्यान रखना है हमने, फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर हाई है, हम टोबैको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं, हमारी डाइटरी हैबिट्स हेल्दी नहीं है, तो ये आता है रिस्क ग्रुप विच इज ऑन द हायर साइड। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहते हैं कि चेकअप बहुत जल्दी शुरू कर लेना चाहिए। ठीक है, इवन एट 35 वी आर ओपन फॉर दैट कि पहला चेकअप हो जाना चाहिए। इससे फायदा क्या मिलेगा, एक तो उसको काउंसिल करेंगे कि जो भी चीजें एक्वायर्ड हैं उसको कम करे वो या खत्म करे बिल्कुल, राइट। और बाकी कुछ चीज ऐसे हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल हाई है, बीपी हाई चल रहा है, तो उसको दवा से कंट्रोल करें, जिससे रिस्क हमारा कम हो जाता है। एक ग्रुप वो है जिसको रिस्क फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, तो इसका पहला चेकअप अगर 40 साल पे भी हो जाए तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, उसमें बेसिक टेस्ट फैक्ट हो गए। और अगर कोई बहुत अलार्मिंग चीजें नहीं है तो इवन हेल्दी डाइट इन ए रेगुलर लाइफ स्टाइल विद गुड एक्सरसाइज कैन मेंटेन यू थ्रू ए लॉन्गर पीरियड। ठीक है, और आप अच्छे से इसको हार्ट डिजीज की तकलीफ के बिना आप काम निकाल सकते हैं। तो एक लास्ट मैसेज आप कोई हमारी यंग जनरेशन को देना चाहे कि किस तरीके से वो आगे
मतलब अपने हार्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने बता ही दिया है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हमको करना ही है, लेकिन उसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन हो सकती हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल की सबसे पहली चीज़ है कि हमारा कंजम्पशन ऑफ जो बाहर का फूड, बाहर घर के बाहर का फूड है, शुड बी लेस। इस इंग्रेडिएंट्स पर देखकर हम खाएं, अगर बाहर से इंडियन देख के भी खा पैकेज सकते फूड भी आ हैं, रहे हैं। नहीं वो भी चक्कर है, उसमें भी कुछ पता नहीं कि आपके पास कितना प्योरिटी कितनी है उसके अंदर। अब तो अवॉइड ही करें, और घर का बना हुआ फूड एटलीस्ट इज मेक श्योर कि सब इंग्रेडिएंट ठीक है आपके पास। और स्पेरिंगली तो लेना ही पड़ेगा आपको बिकॉज यू आर वर्किंग, बट मेजरली इट कैन बी अवॉइडेड। और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में आपके पास एक रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न आता है आपके पास, जो कि आपको मेंटेन करना चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है वेट कंट्रोल। अब तो वेट भी आ गया कि वेट इज़ ए प्राइमरी प्रिवेंशन है। वेट के लिए जो दवाएं भी कुछ आई हैं, वेट के लिए कुछ आपके एक्सरसाइजेज भी हैं, वेट के लिए डाइट, हेल्दी डाइट पैटर्न भी है। वेट कंट्रोल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। वेट पे बहुत ध्यान देना चाहिए। वेट क्या होता है, जब तक आप हैं 50 से कम, तब तो फिर वेट कंट्रोल हो जाता है। एक बार अगर वेट 50 के ऊपर निकल गए, उसके नहीं 50 की एज से कम पे जो वेट है वो तो फिर भी आप कम कर लेंगे, बिकॉज बीएमआर बॉडी का कम होता है। एक बार 50 के ऊपर जाने के बाद जब बीएमआर कम होने लगता है, अगर वेट लूज भी करना चाहें आप तो वेट लूज नहीं कर पाते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं 60 के करीब पहुंच के कि यार पहले से चला अभी से यहाँ पे लोगों को तैयारी कि करनी है, चला जाता पहले नहीं, वेट कैसे कम हुए सर, कुछ तो खाना ही पड़ेगा। स्टक हो जाता है Yes, वो, absolutely, stuck उसके हो आगे वो बढ़ता है, घटता नहीं है। बढ़ता वो किस लिए नहीं घटता, उसका अंदाजा है आपको? नहीं है। देखिए, जितने भी लोग हैं, जैसे कि हम लोग बैठे में सब लोग बैठ के काम करते हैं, थोड़ा बहुत चलना होता है, तो एक एज के बाद हमारी कैलोरी इंटेक हो जाती है, करीब करीब चाहिए हमें 1100-1200 कैलोरी चाहिए, ज़्यादा कैलोरीज नहीं चाहिए। अगर एक हम मोटी बात लेके चलें कि हमारा ब्रेकफास्ट मरे से मरा भी कोई 300-400 कैलोरी का हो जाता है, लंच भी ऐसी 400-500 कैलोरी का हो जाता है, एक आध बार चाय हो गई 150-200 कैलोरी वो हो गई, और डिनर हो गया 500-600 कैलोरी का, तो हम कुल मिला के करीब करीब 1500 से 1800 कैलोरी खा जाते हैं, जबकि हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाया है, अभी किसी पार्टी पे नहीं गए हैं, कहीं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया है। और हमें कंज्यूम कितना करना है पर डे? 1200-1300 भी तो अपर लिमिट है। तो वेट कहाँ से कम होएगा? 1 घंटा जिम में आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी कैलोरीज बर्न होती है 500, और कैलोरी 500 खाने में लगता है 3 मिनट सिर्फ। वन गुड बिग मैंगो 300 कैलोरी का होता है। 300 कैलोरी का होता है। ये कैलोरी से आता है, आजकल ना वो डाइट्स भी चल रही हैं भाई, एक इंटरमिटेंट डाइट हो गई, कीटो हो गई, तो ये सेफ है या? मैम सेफ है, बट ये कि बहुत ही मुश्किल काम है। जैसे इंटरमिटेंट डाइट का जो पैटर्न है उसमें वो उन लोगों के लिए जो एक्सट्रीमली आपका वेट गेन हो गया है और नहीं कम कर पा रहे हैं, देखिए वो पैटर्न अगर आप सुनेंगे तो आप शायद करना मुश्किल हो जाता है। उसमें क्या होता है, मील अ डे, मतलब Yes, बहुत सारी चीजें। 1 meal a day, I have got 2-3 examples of that. 1 meal a day means they eat between 1 and 2 p.m. daily, that's all. ओ मैड। बस उसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ उसके अलावा लेंगे या तो ब्लैक कॉफी लेंगे या ब्लैक टी लेंगे, राइट, एंड नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। एंड दे विल बिटवीन 1 and 2 they will eat everything whatever they can, right? And still I remember 2 of them, they have lost 30 to 40 kgs in 2 years time. That's a lot. Yes, but then maintenance is very difficult. Once you come back to normal diet pattern, again you come back, again you gain. ऐसा नहीं होता कि आपका भाई लाइफ लॉन्ग तो आप ऐसे कर नहीं सकते ना। मतलब आप डाइट भी वैसे ही लीजिए जो आप फॉलो कर सकते हो लाइफ। यस एब्सोल्युटली, ये बहुत एक्सट्रीम है। कीटो डाइट इज अगेन एक्सट्रीम, यू आर नॉट टेकिंग एनी कार्ब्स, यू आर टेकिंग ओनली फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। तो उसमें क्या होता है, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्विच हो जाता है टू लाइक प्रोटीन पे आ जाता है इंस्टेड ऑफ योर ग्लूकोज। So that's also a good, लेकिन very difficult to maintain. मतलब very, हेल्दी बनने के चक्कर में, हेल्दी खाने के चक्कर में अपने सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना yes, चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप नॉर्मल डाइट पे रहें, आप शुरू से ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि जब अति हो जाए तब ध्यान रखना शुरू करें, तब चीज मुश्किल हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रखें तो हमारा दिल अपने आप ही हेल्दी रहेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रवीर फॉर कमिंग टू बाटी अनलिमिटेड, और जो आपने इजी लैंग्वेज में हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरीके से अपने दिल का ख्याल रखें कि इस जनरेशन में अब होपफुली हम कोशिश करते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन को कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू।